हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम जानेंगे पीएसयू बैंक की वापस री रेटिंग क्यों की गई है, क्या है इसका मतलब, किस पीएसयू बैंक का टारगेट इंक्रीज किया गया है, और सबसे मजा आने वाला है वीडियो के लास्ट में एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट जो आपने देखा नहीं होगा और देखकर कहेंगे मजा आ गया। आपके दिमाग में एक सवाल ये भी होगा, इतनी तेजी के बाद अब वीडियो, क्या अब लेना सही है पीएसयू बैंक? तो उसका भी जवाब मिलेगा और उसकी भी कहानी लास्ट से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल मिस मत करना, पूरी कहानी को देखना, जिससे आप खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले सको कि क्या सही है और क्या गलत है। आईपीओ की बारीक से बारीक जानकारी के लिए और सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं सेक्टर वाइज स्टॉक 1 बाय 1 ब्लास्ट हो रहे हैं। तो क्या है इसकी लर्निंग, ये सब हम YouTube मेंबरशिप में सिखा रहे हैं और सेक्टर वाइज स्टॉक ब्लास्ट कैसे होता है, कैसे सोचते हैं, वो सब बता रहे हैं। तो ज्वाइन बटन से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से लोग जुड़कर सीखकर कमा रहे हैं। पीएसयू बैंक को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जानते हैं, जिसमें 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है, यानी सरकारी बैंक देसी भाषा में। तो कुछ अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक जैसी नाम है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा बैंक का शेयर आपके पास है, क्योंकि आने वाला है मजा। तो नाम तो जानना जरूरी है, मुझे भी, मैं बताऊंगा तो मुझे भी तो जानना जरूरी है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले टेक्निकल अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल पर है और 2010 के बाद पीएसयू बैंक ने ब्रेकआउट दिया है और ये टोटल 13 साल का ड्यूरेशन है जो एक नया हाई बना रहा है। और इस तरह का जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा रास्ता ओपन होता है एज पर टेक्निकल। अब हम आते हैं फंडामेंटल पर। अब ऐसे में ब्रोकरेज हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल, मॉर्गन स्टैनले के व्यू लास्ट ईयर से बुलिश है पीएसयू बैंक पे। और अगर पीएसयू बैंक की रैली को देखें तो एक अच्छा बुल रन देखने को मिला है स्टॉक में। लास्ट ईयर के रिटर्न देखें तो पीएनबी 82%, एसबीआई 47%, बैंक ऑफ इंडिया 58%, महाराष्ट्र बैंक 101%, बैंक ऑफ बड़ौदा 40%, कैनरा बैंक 52.7%। और ऐसी रैली में मोतीलाल ओसवाल ने फिर से इन बैंक को लेकर बुलिश एक्टिविटी दिखाई है और कुछ ध्यान से कुछ बैंक की रेटिंग को चेंज किया है और इस रेटिंग को री रेटिंग 2.0 का नाम दिया है। इसी साल के स्टार्टिंग में 17 जनवरी को मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग रिलीज की थी 3 बैंक के लिए, जो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक थे। टोटल 7 में से टॉप 3 को पिक किया था इन्होंने और काफी अच्छा परफॉर्म भी किया वो सारे स्टॉक, जहां एसबीआई ने 47%, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 40%, सेंट्रल बैंक ने 112% का रिटर्न दिया। अब इसके पीछे के रीजन को समझते हैं कि उस टाइम क्यों और क्या वो देख रहे थे, तभी तो हम आगे की कहानी को रिलेट कर पाएंगे और तब पूरी फिल्म बना पाएंगे। क्योंकि जब भी री रेटिंग आएगा ना तो ये न्यूज, ये रीजन आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन में। तो लास्ट 5 साल में पीएसयू के प्रॉफिट गजब बूस्ट हुए, जहां 2018 में 594 बिलियन रुपीस का लॉस था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 909 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट। मोतीलाल ओसवाल ने यह भी एस्टिमेट किया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये 1.3 ट्रिलियन रुपीस का होगा। अगर आरओए देखते हैं तो पीएसयू के 1% से ज्यादा हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-25 के बीच में 29% के अर्निंग के सीजीआर एस्टिमेटेड ग्रोथ है और आरओए 0.9% से 14.2% तक जाने का अनुमान है। ग्रॉस एनपीए रेशियो 810 बेसिस पॉइंट से गिरा है 2018 से, विच इज वेरी गुड। एनपीए को शॉर्ट में समझें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे लोन जो भैया दे दिए जाते हैं बट पैसे आने की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो हम उनको एनपीए, मतलब हम नहीं, बैंक को एनपीए में डालता है। तो ये कुछ मेजर रीजन थे जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल के साथ साथ मॉर्गन स्टैनले ने भी पीएसयू बैंक पे बुलिश एक्टिविटी दिखाई थी। अब वापस से आते करंट पे। तो मोतीलाल ओसवाल ने फिर से अपनी रेटिंग को रिवाइज किया और अपने पीएसयू बैंक के टारगेट को और ज्यादा कर दिया कुछ में। तो ऐसे में समझने में कि कौन से वो स्टॉक है जिसको लेकर ब्रोकरेज हाउस अभी भी बुलिश है, और जैसे लास्ट टाइम कुछ रीजन थे तो अभी क्या रीजन है। तो अपने इस एक और री रेटिंग के राउंड में 6 स्टॉक के प्राइस को बढ़ाया है और उसकी रेटिंग को चेंज किया है। स्टॉक और उसके रेटिंग चेंज से पहले ये देख लेते हैं कि इस बार रीजन क्या है जिसकी वजह से इतनी रैली के बाद भी ब्रोकिंग हाउस बुलिश है। तो जो प्रॉफिट ब्रोकरेज हाउस ने एक्सपेक्ट किया था पीएसयू में, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है।
पीएसयू बैंक के डिपॉजिट में 10% CAGR से ग्रोथ होने का एस्टिमेशन है फाइनेंशियल ईयर 23-26 में। पीएसयू बैंक लिक्विडिटी के टर्म में वेल पोजीशनड है, जहां उनका LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 135% से 160% का है, जबकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बस 100% की है। LCR को इन शॉर्ट समझें तो बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाई लिक्विड एसेट को होल्ड करना होता है, जिससे वो अपने अगले 30 दिन के कैश आउटफ्लो को फंड कर सके। ऑनगोइंग अर्निंग के साथ साथ लोन ग्रोथ और मार्जिन स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होने का एस्टिमेशन है। काफी पीएसयू बैंक मार्केट से कैपिटल रेज किए हैं और अपने कैपिटलाइजेशन लेवल को और स्ट्रॉन्ग किए हैं, और ऐसा करने से बैंक का क्या होगा, बैलेंस शीट ग्रो होगा। तो ये सारे कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रेटिंग को इंक्रीज किया था। अब देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनको लेकर इन्होंने टारगेट बढ़ाए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके प्यार तो दीजिए, उसमें कंजूसी कैसी। टॉप पिक में मोतीलाल ओसवाल के 5 स्टॉक हैं, जिसमें SBI का प्रीवियस टारगेट 700 था और री रेटिंग टारगेट कर दिया 800। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रीवियस टारगेट 240 था और री रेटिंग के बाद टारगेट कर दिया 280। इंडियन बैंक का प्रीवियस टारगेट 460 था, री रेटिंग के बाद कर दिया गया 525। यूनियन बैंक की बात करें तो प्रीवियस टारगेट 130 था और री रेटिंग के बाद कर दिया गया 150। कैनरा बैंक प्रीवियस टारगेट था 440 और री रेटिंग के बाद कर दिया गया 550। तो जहां इन 5 स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउस ने बाय रेटिंग दी है, वहीं पीएनबी पे इनका व्यू न्यूट्रल है, लेकिन टारगेट प्राइस में चेंज नहीं हुआ है। पीएनबी का प्रीवियस टारगेट 75 था, न्यू टारगेट 90 है। ये ब्रोकिंग हाउस ने दिया है, मैंने नहीं दिया है। अब हम आते हैं वीडियो के मास्टर स्ट्रोक पे, वो ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। पीएसयू स्टॉक में इतनी रैली के बाद क्या स्टॉक महंगे हुए हैं, यही तो देखना रियल गेम है। और ये लेकर आया है आपका भाई SBI स्टॉक, जिसका P 8.49, इंडस्ट्री P 9.38, PZ रेशियो 0.11। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक P 6.52, इंडस्ट्री P 9.38 और PZ रेशियो 0.11। इंडियन बैंक स्टॉक P 8.13, इंडस्ट्री P 9.38, PZ रेशियो 0.24। यूनियन बैंक स्टॉक P 7.40, इंडस्ट्री P 9.38 और PZ रेशियो 0.25। कैनरा बैंक स्टॉक P 5.65, इंडस्ट्री P 9.38 और PZ रेशियो 0.15। यानी P और PZ जो 2 रेशियो होते हैं जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है, दोनों लेवल पर इतनी रैली होने के बाद भी स्टॉक सस्ता है। सही है ना। यानी लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे सरकारी बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं, अगर आगे भी ऐसा करते हैं तो हर एक पैरामीटर को सेट करते हुए चीजें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। राइट, तो ये चीज नजरिया तो, बट क्या ये देखकर तुरंत बाय कर ले, कल गिर जाए तब? तो यही चीज समझने की बात होती है कि कोई भी जब ग्रोथ स्टोरी लिखी जाती है तो सिर्फ रॉकेट होके ऊपर नहीं जाता है, ऊपर नीचे सब कुछ होता है। तो वहां पर इन चीजों को जब हम समझते हैं तो एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं, अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के शेयर डालते हैं, कर्ज लेकर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो हमारी कैपेसिटी होती है वो सोचकर इन्वेस्ट करते हैं, तब एक अच्छा रिटर्न कमा पाते हैं। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सब सीखते रहें और कमाते रहें।